नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आगे बढ़ते हैं। दिवाली का त्यौहार आते ही बाजार गुलजार होने लगे। इस बीच बढ़ती महंगाई लोगों के घर का बजट भी बिगाड़ रही है। सब्जियों के साथ ही अन्य चीजों के दामों में वृद्धि से आम आदमी की जेब खाली हो रही है। एक सप्ताह में ही सब्जियों के दाम 30 से 40% बढ़ गए हैं। अन्य सामान भी पिछले साल की तुलना में 50% तक महंगे हो गए हैं। 15 दिन पहले 25 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर के दाम भी 50 से 60 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल दुग्ध संघ ने उपभोक्ता दर की नई लिस्ट जारी कर दी है और उसके अनुसार फुल क्रीम दूध के दाम 2 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब 62 से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि स्टैंडर्ड दूध 1 लीटर वाला पैकेट अब 51 के बजाय 53 रुपए प्रति लीटर हो गया है। महंगाई के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति और यूं कहें कि परिवार चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। दिवाली पर महंगाई का ऐसा झटका लगा है कि आम आदमी की जो जेब है वो खाली हो रही है। HNN 24/7 की टीम इस वक्त मौजूद है मोती बाज़ार की सब्ज़ी मंडी में। आप देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि बीते 15 दिनों की बात की जाए तो सब्जियों के दामों में काफ़ी उछाल आया है। मतलब सब्ज़ी के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। आज जो टमाटर 50-60 रुपये किलो है वो 15 दिन पहले 30 से 40 रुपये किलो हुआ करता था। आज जो प्याज तकरीबन 40 रुपये किलो है, 35 रुपये किलो है, वो 15 दिन पहले 20 रुपये किलो हुआ करती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सब्जी के जो दाम हैं वो कितने आसमान छू रहे हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से जो सब्जियों के दाम हैं उन पर काफ़ी असर हुआ है। यहाँ पर अगर हम टमाटर की बात करें, चूँकि 15 दिन पहले जो टमाटर के रेट थे वो 30 से 40 रुपए किलो थे, लेकिन आज 50 से 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। यानी सीधे सीधे 15 दिनों में 20 रुपए से ज़्यादा का जो है जो बढ़ोतरी हुई है दामों में वो हुई। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खरीदारी करें, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवंत सिंह। 15 दिन पहले 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा, आज 60 रुपए किलो है। महंगाई पर क्या कहेंगे सर? बस क्या बोलेंगे, अब महंगाई तो है ही है जो है। हाँ। तो आपने बताया कि महंगाई तो है, जैसे तैसे इसको झेलना है, क्योंकि तकरीबन 15 दिनों के अंदर एक बड़ा उछाल सब्जियों के रेटों में देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर टमाटर विक्रेता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरमान। अरमान, अगर हम बात करें सब्जी की जो रेट में उछाल हुआ है, क्या इसके पीछे वजह है? मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, अभी क्या रेट बिक रहा है टमाटर? पीछे से फसल कम है, सब्जी की ना फसल कम है, इसलिए महंगाई हो गई। तो लोग जो सब्जियां खरीदते हैं कुछ आपसे ज़राबाजी करते हैं, हाँ, महंगी क्यों? भैंस तो करते हैं, इतनी महंगी क्यों है बताना पड़ता है, माल ही नहीं आप किस पीछे। तरह से कन्विंस करते हैं, कैसे समझाते हैं? समझाते हैं, नहीं समझते चले जाओगे खुद ले ले। तो आपने देखा जो अरमान है यहाँ पर टमाटर बेचते हैं, मोती बाज़ार जो यहाँ पर सब्ज़ी मंडी है, उन्होंने बताया कि तमाम तरह के ग्राहक यहाँ पर आते हैं और कई तरह की बजराबाजी भी उनकी हो जाती है, क्योंकि सब्जियों के दामों में लगातार उछाल हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है मैदानी इलाकों में बारिश का आना। अगर बात करें प्याज की, प्याज के दाम 15 दिन पहले 20 रुपये किलो हुआ करते थे, आज वही प्याज 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो बिक रही है। सर से बात करेंगे। 30 रुपये किलो। 15 दिन पहले क्या बिक रही थी? 25। तो आपने देखा जो लोग हैं यहाँ पर सब्ज़ी अगर ख़रीदने भी आते हैं, चाहे वो यहाँ पर आलू हो या प्याज हो या टमाटर हो या कोई भी सब्ज़ी हो, बातचीत होती है, कई लोग बहस भी करते हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है कि सब्ज़ी क्यों महंगी हुई है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रोहित गोयल। रोहित भाई, 15 दिनों में सब्जियों के जो दाम है उनमें उछाल हुआ है, क्या इसके पीछे बड़ी वजह मानते हैं? इसके वजह सर ये बारिश की वजह से हो रही है, सब्ज़ी सारी महंगी। पहले मैक्सिमम 30 रुपये 20 रुपये के रेंज में सारी सब्ज़ी थी। हर चीज़ ले लो आप, टमाटर भी ले लो, गोभी गाजर जो भी मर्जी सब। अब इसलिए तेज़ हो गया क्योंकि बारिश के कारण माल नहीं आ पा रहा। अब मैक्सिमम पहले प्याज 22 रुपये 25 रुपये की रेंज में थी, अब 30 रुपये है। तो इसलिए बारिश की वजह से प्याज स्टॉक हो रहा है पीछे, इसलिए आ नहीं पा रहा है यहाँ तक। क्यों नहीं पड़ रहा है? रसोइयों पे भी पड़ रहा है, आदमी की सेहत पे भी पड़ रहा है। और से जब आप देखिए, जो चीज़ हम पहले ज़्यादा लेते थे क्वांटिटी में, अब क्वांटिटी तो कम ही हो रही है ना, और महंगाई तो है ही है। फिर सबके मतलब जो चलो ठीक है, वो तो अपने बच्चों का पोषण कर सकते हैं ना, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो उनकी थाली में से
एक टाइम की सब्जी गायब हो ही रही है ना। मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं कह रही हूँ ऐसे मतलब बहुत हमारे मतलब ऐसे नहीं है, समाज में सब संपन्न है जो सब कुछ खा सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इतना नहीं कर पाते कि 3 टाइम बच्चों को खाना दे पाएँ, और उसमें भी जब इतनी महंगाई हो जाए तो असर तो पड़ता है। बीते 15 दिनों में सब्जियों के दाम कहीं ना कहीं लगभग 2 गुने हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की पॉकेट पर पड़ रहा है और इसका असर सीधे तौर पर हमारी रसोइयों पर भी पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अर्जुन बिश के साथ मैं अस्करी जाफरी, HNN 24/7 देहरादून। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जो आम आदमी से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना सोचे आज हमने इसी मुद्दे को कुशनार में उठाया जाए, क्योंकि सीधे तौर पे दिवाली नज़दीक है और महंगाई ने ऐसा लग रहा है कि दिवाली में आम आदमी का दिवाला निकाल दिया है। जो चीज़ें 20 रुपये 30 रुपये मिल रही थी वो आज 50 60 70 रुपये किलो मिल रही हैं। आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं और इसका असर सीधे साफ तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और वो सरकार की तरफ देख रहा है कि इस महंगाई से किसी तरह निजात सरकार दिलाए। क्योंकि जैसा कि मैंने नैनीताल का जिक्र किया, वहाँ दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें 2 से 3 रुपए वहाँ पर महंगी कर दी गई हैं। सब्जियों के रेट भी आप देखिए महंगे होते जा रहे हैं। कई जगहों पे आज हमने खबरें भी दिखाई जहाँ पर दुकानों पे लोग नहीं आ रहे हैं। व्यापारी वर्ग भी परेशान है, जिस तरह की वो उम्मीद कर रहा था उस तरह की उम्मीद भी साफ तौर पे देखने को नहीं मिल रही थी। ये स्थिति साफ तौर पे बनी हुई है और इसकी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनती जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में वो आबादी है जो इस महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह से अवसाद में भी है, डिप्रेशन में भी है, परेशान भी होगी। और इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि गेस्टों से आपका तारुफ करा दें और चर्चा का आगाज़ किया जाए। सुनीता बोड़ाई जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीशपाल सिंह बिश साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीशपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज इष्टवाल जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रसाद सेमवाल जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शन डोभाल जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सीधे मनोज इष्टवाल जी से करते हैं। मनोज जी, महंगाई जो सीधे आम आदमी पर असर डालती है, मौजूदा वक्त में जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हमने खबरें भी दिखाई, लगातार हम महंगाई को लेकर खबरें दिखाते भी रहते हैं। ये स्थिति जो बनती जा रही है ये क्यों बनती जा रही है, आप किस तरह से इसको देखते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे महंगाई कोरोना काल के बाद जी पूरे विश्व के अंदर उत्तरोत्तर बढ़ी है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जिसने महंगाई झेली हो या महंगाई झेल रहा हो। रही बात पिछले 15 दिन में, अभी मैं आंकड़े देख रहा था आपके चैनल के कि 15 दिन पहले 10 रुपये सस्ती थी सब्जी, 10 रुपये बढ़ गए। ये आप सालों साल, आज की बात नहीं है, जितने साल से ये चलती आ रही है। उत्तराखंड की बात मैं बेसिकली करूंगा। इन 22 सालों में जब भी हिंदू त्यौहार आते हैं, हमेशा रेट सब्जियों का हमेशा बढ़ा है। इसके पीछे अभी तक मैं भी कारण नहीं समझ पाया कि मंडी में अचानक उछाल कैसे आ जाती है। और बदनाम होता है इसमें खास वर्ग, मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम, क्योंकि सब्जी वाले ज़्यादातर ठेली पटरी मुस्लिम वर्ग के लोग ही लगाते हैं, तो बदनाम वहाँ वो हो जाता है कि साहब हिंदुओं के त्यौहार पे ये जानबूझ के सब्जी बढ़ा देते हैं। आड़तियों को कोई नहीं पूछता, उससे पहले जो सब्जी उत्पादक है उनको कोई नहीं पूछता। ये कहीं ना कहीं सब्जी और महंगाई को अगर हम जोड़ के सिर्फ सब्जी को महंगाई से जोड़ के देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जायज़ सी बात नहीं है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार। जीडीपी रेट 13.5% है और वही गूगल पे एक तरफ दिखाते हैं कि हम भुखमरी में 109वें स्थान पर हैं। तो ये आंकड़ों के साथ क्या छेड़छाड़ होती है भगवान जाने। रही बात महंगाई की, यकीनन महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारत ने, आपने देखा होगा
आसपास के जितने देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान तो छोड़िए, आपके इस्लामाबाद तक गेहूं भेजा है। तो इसका मतलब हम उत्पादन जो दर हमारी वो मजबूत है। फिर महंगाई कहाँ है? क्या कालाबाजारी हो रही है? ये उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मुझे सबसे बड़ा एक जो लूप होल्स पूरी इस महंगाई में लगता है ना कहीं आड़त बाजार पे अंकुश नहीं है। कहीं ना कहीं आड़त बाजार पे अंकुश नहीं है, या ऐसे हाथों में आड़त बाजार है जो जब चाहे मर्जी एकदम दलहनों के रेट बढ़ा दे, जब मर्जी कृषि के रेट, कृषि से संबंधित जितने भी हमारे वो उत्पादन है उनका रेट बढ़ा दे। ये मुझे लगता है। ठीक है, मनोज जी की बात साफ तौर पर आएगी। आप क्या कहेंगे शिषपाल जी? हेलो, हाँ शिषपाल जी क्या कहेंगे भाई? कांग्रेस को महंगाई दिखती है या नहीं दिखती? बड़े ध्यान से सुना, और आज जो महंगाई का मामला है ये किंतु परंतु से काम नहीं चलेगा। ये तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है उसके बाद देश के लोगों की एक नियति बन गई है महंगाई को झेलना। जिस तरीके से आपने देखा आटे पर, दाल पर, चावल पर, दूध पर, दही पर जीएसटी बढ़ाया गया, रबड़ पर, पेन पर, कटर पर, पेंसिल पर, बच्चों की पेंसिलें तक मैं देख रहा, जो पेन पहले 5 रुपए का मिलता वो 7 रुपए उसके नए प्रिंटिंग रेट आ गए हैं। दूध पर अभी 1 महीने पहले रेट बढ़े थे 2 रुपए, अब फिर से 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो ये दबे पांव महंगाई गरीब की जो है थाली से जो है खुशियां छीन रही है। उसके बेचारे की 2 जून की रोटी पर भी जो है जिस तरह से टैक्स लगा दिया गया है, तो महंगाई का एक बड़ा कारण है। जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है वो भी महंगाई का दूसरा बड़ा कारण है। और जिस प्रकार से पूंजीपति घरानों को देख करके सरकार की नीतियां बन रही हैं, पूंजीपतियों के हाथों में खेती किसानी सौंपी जा रही है, जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हाथ में टोटल जो है खुदरा व्यापार सौंप दिया गया है, तो निश्चित महंगाई बढ़ेगी। और ये 10-15 दिन की कहानी नहीं आ रही थी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ये तो लगातार 2014 के बाद से आप देख रहे हैं देश के लोगों की नियति बन गई है महंगाई की मार को झेलना। और जिस प्रकार से बेरोजगारी इसमें तड़का लगा रही है, निश्चित देश की स्थिति महंगाई में बेरोजगारी तड़का लगा रही है, ये बात शिषपाल जी ने कही। दर्शन डोभाल जी, आपको क्या लगता है कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी को क्या नजर आती है? जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम तो बहुत पहले से यही बात लगातार कहते आ रहे हैं कि महंगाई की मार हर आदमी पर, मतलब चाहे गांव का कोई आदमी हो या शहर का आदमी हो, हर आदमी पर पड़ रही है। और लोग अभी इतने मजबूर हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि भूख बड़ी धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही है उसकी सभी को बहुत चिंता हो रही है। पहले तो सब्जियां नहीं खरीद सकते आप, दूध नहीं खरीद सकते, दूध इतना लगातार महंगा हो रहा है, और हर चीज महंगाई बढ़ रही है, और साथ में फिर गैस के दाम भी बढ़ा रहे हैं। मतलब कहीं तो एक जगह राहत मिलती किसी आम आदमी को, कहीं पर भी राहत नहीं मिल रही है। चारों तरफ से महंगाई की मार आदमी को जो है मतलब एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में की ओर धकेल रही है। तो ये बहुत चिंता का कारण है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा का दोहरा चरित्र जो दिखता है, और कहीं ना कहीं की सोची समझी साजिश है कि हिंदुस्तान का आम आदमी इतना गरीब हो जाए कि वो सरकार के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाए और उन पे जो है उनको भीख मांगनी पड़े। उस स्थिति में सरकार ने जो है भारत के हिंदुस्तान के हर आदमी को लाने की कगार पर खड़ा कर दिया है। मैं आपको आरिफ जी में एक बात बताना चाहता हूँ, ये दोहरा चरित्र की मैं बात कर रहा था। दोहरा चरित्र में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने देखा दूध के दाम पूरे हिंदुस्तान में 2 रुपए बढ़ा दिए गए, लेकिन गुजरात में चुनाव है, वहां पर 2 रुपए नहीं बढ़ाए। तो ये दोहरा चरित्र साफ साफ हिंदुस्तान की जनता को समझ में आ रहा है कि इस पार्टी को सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। दर्शन जी, आपके शिव प्रसाद जी, आप क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई को लेकर यूकेडी किस तरह से देखती है? बढ़ती महंगाई के पीछे आपको पता है कि भाजपा 3 लोगों की सरकार है। भाजपा पहले से ही जमाखोरों और काला बाजारों की सरकार है जो इन्हें जम के चंदा देती है। इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड हैं 95% चंदा जो है भाजपा को ही मिला है उनसे, और
सबका चंदा जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के चंदे हैं वो 95% मिले और सारे के सारे आप समझ सकते हो कि बीजेपी को बड़े स्तर पे जो चंदे मिले उन्हीं लोगों से, जमाखोरों और कालाबाजारियों और जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, जो इस बड़े SEZ जैसे कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के थ्रू मिले। तो भाजपा जाहिर सी बात है कि सत्ता में आने के बाद उन्हीं को दोबारा फायदा पहुंचाएगी और वो लोग भी फायदा लेना चाहेंगे जमाखोरी और कालाबाजारी करके। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इस पे अंकुश कौन लगा सकता था? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, तो इस पे अंकुश लगा सकती थी जो विपक्षी पार्टियां, जैसे बड़ी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां जो लगा सकती थी। लेकिन वो इस मुद्दे पे जिस तरीके से भाजपा के टाइम पे, जब भाजपा विपक्ष में थी, स्मृति ईरानी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर के, जिस तरीके से मूली, बैंगन और खीरे की मालाएं से लेकर के सिलेंडर यात्राएं से लेकर के जिस तरीके से मुद्दा बनाती थी महंगाई को, इस तरीके से कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने में चूक गई है। तो जब तक विपक्ष जनता के सामने महंगाई के जो दुष्परिणाम है वो लेकर के नहीं आएगा, तब तक भाजपा को भी क्या पड़ी है, वो तो उसको रिफंड कर रही है ना, जिन लोगों ने उसे चंदा दिया है, तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से जनता के मन में एक बात बिठा दी है कि जो मोमडन्स हैं उनको टाइट करके रखना है, जो पाकिस्तान है उसको थर थर कांप के रखना है। इस चक्कर में पेट्रोल डीजल भले ही 1000 रुपये लीटर भी हो जाए, तो भी आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लोग कहते फिरे, उन्होंने कहा जी हो जाए। अब जब टमाटर 1000 रुपये लीटर पेट्रोल की डीजल बढ़ाने की तो बात हो रही थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट में जो डीजल, अब तक डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि पेट्रोल स्थिर था और डीजल के ही दाम लगातार बढ़ते चले गए। तो उसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन में जो तमाम जो लगता है तो डीजल ही लगता है, तो डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा, तो भाई टमाटर भी जहां से आता है, प्याज जहां से आती है, चीजें जहां से आती हैं वो भी महंगी महंगी होंगी। अब जो कस्टमर है, जो अंधभक्त है, अब वो वहां तो बोल रहा था कि जी 1000 लीटर भी हो जाए, क्योंकि वो तो डीजल से चलाता नहीं है अपना स्कूटर, अपनी कार, वो तो चलाता है पेट्रोल से। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये तो स्थिर है फिलहाल। उन्होंने कहा जी 1000 हो जाए डीजल, हमें नहीं मतलब। और जब दुकान पे गया, टमाटर क्या रेट है, प्याज क्या रेट है, उन्होंने कहा जी तो नासिक से आएगा, ये तो वहां से आएगा, तो वहां से आएगा। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, तो अब रो रहा है। तो जनता को लगातार ये बताने की एक जिम्मेदारी थी विपक्षी पार्टियों की, जिसमें वो लोग फेल रहे हैं, और उसके कारण जनता को अब लग रहा है कि साहब ये क्या हो गया। तो ये जनता को तब भी सोचना था, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि भाजपा ने इस पेट्रोल डीजल को एक तरीके से पूरा बाजार के भरोसे छोड़ दिया, नंबर एक। और नंबर दूसरा, ये कृषि और तमाम चीजों पे जहां सब्सिडी देनी चाहिए थी, वहां तो लगातार सब्सिडी कर रही है, खत्म। ठीक है, बात आ गई। सुनीता जी, आप बड़े बड़े वादे हमने देखा था सरकार की तरफ से किए गए थे, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर, मैनिफेस्टो में ये चीजें थी। लेकिन हकीकत इस वक्त जो देख रहे हैं, जिस तरह से इनके दाम बढ़े हैं और जो आम आदमी उससे परेशान हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए आरिश जी, मैंने सभी पैनलिस्ट की यहाँ पे बात सुनी और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सब्जियों में भी हिंदू मुस्लिम, मुझे खैर हजम नहीं हुई ये बात। मुस्लिम रेडी वाले और कस्टमर हिंदू, और हिंदुओं के त्योहार के दिन में जो है ये रेट्स बढ़ना, ये सब जो टैगलाइंस हैं, देखिए हमने कभी नहीं कहा बकरीद में कि बकरे महंगे हो गए भाई साहब, हमने कभी नहीं कहा। तो यहाँ पे ना देखिए थोड़ा सा साइंटिफिक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सब लोग जानते हैं, जब भी ऋतुएं चेंज होती है, सीजनल इफेक्ट्स होते हैं। ये सीजनल इफेक्ट्स में जब भी नई सब्जियां आती हैं महंगी होती हैं, और 1 महीने में 1.5 महीने में सामान्य उनके रेट हो जाते हैं। ये हम सब लोग घरों में रोज सब्जियां बना रहे हैं, और यहाँ से नया ब्रंच बनाएंगे तो मुझे लगता है वो पचेगा नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो ये तथ्य हैं, यहाँ पे सीजनल इफेक्ट्स होने के बाद देखिए आड़तियों में जो भाई साहब ने यहाँ पे बात रखी थी कि काला बाजारी या जमाखोरी का एक प्रकरण है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही, कई जगह होता है, लेकिन ये आरोप गलत है कि 95% चंदा हम लोगों को वहां से मिलता है। दूध से जुड़ी हुई चीजें को भी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्वालिटी पे, हाँ देखिए मैं अभी बताती हूँ, मैं पूरी इसकी A to Z इसकी पूरी डिटेल लेकर आई हूँ। ये जो 2 रुपए बढ़ रहे हैं ना भाई साहब, आरिश जी सुनिए, देखिए ये जो 2 रुपीज बढ़ने की बात आई दूध पे, देखिए हमारे भी घर में बच्चे हैं, हम सभी के परिवार है, हमें भी चुभता है जब हम 31 की जगह 33 रुपए देते हैं आधे लीटर का, है ना, हमें भी चुभता है। लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए, अगर क्वालिटी हमको नहीं मिलेगी और हम वो चाहे 25 में लें 28 में लें, क्या फायदा। क्वालिटी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी। ये क्यों नहीं बोल रहे कि आपकी नीतियां आप इनसे बुलवा लेते, पहले तो रह गए बीच में, पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, बाद में आऊंगा, इसी पर जवाब भी लूंगा मैं आऊंगा, मैं रोक रही हूँ, मैं पूरी कर लूं, उसके बाद आप जल्दी आऊंगा आपके पास। 1 मिनट के लिए मौका दें मुझे। मनोज जी, जो बात जैसे कि हम लोग ने आपने कही थी महंगाई को लेकर, खासकर मौजूदा वक्त में जो सत्ता पक्ष ने वादा किया था महंगाई को लेकर,
और एक तो कथनी और करनी की जो बात कही जाती है साफ तौर पे, क्या इस वक्त की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ें जो कही गई थी वो पूरी हो रही हैं? महंगाई जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ता है, क्या आपको लगता है उस पर खरी साफ तौर पर उतरी है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई कोरोना काल के बाद प्रतिदिन बढ़ी है, घटी नहीं है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि विश्व के बहुत सर्वसंपन्न देश, उनका महंगाई ग्रोथ कितना बड़ा है। जून तक हम 6.75% बढ़े थे महंगाई पे, जो सितंबर में आगे 6.70 हो गया है, मतलब 0.5 लेस हुआ है महंगाई में। ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, दिखने में बहुत 0.5 महंगाई मतलब बहुत नगण्य सी लगती है। फिर भी ये मेरे ख्याल से पूरे देश की, अगर हम पूरी जनरेशन की बात करें तो ये भी करोड़ों में जाती है। चूल्हा जलाना आम आदमी को जहाँ बहुत मुश्किल है, मशक्क़त करनी पड़ रही है, वहीं जो सरकारी कर्मचारी, एक्चुअली महंगाई के पीछे सरकार की जो ये पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ जो तनख्वाह वेतन बढ़ता है ना, उसको महंगाई से जोड़ के मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स लगा के देखते हैं कि भाई अब 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला क्या हुआ अगर उसने 25 के आलू 30 में ले लिए। लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो 1.5 लाख महीना कमा रहा है सरकारी कर्मचारी, यहाँ 1500 रुपये महीने में भी गुजारा करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या बच रहा है। तो महंगाई की मार तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र। मैं सिपरसा सेमवाल जी की बात को बिल्कुल पूर्ण तरह से सहमति जताता हूं कि जो मुद्दे मजबूत विपक्ष ने, नेशनल पार्टियों ने उठाने थे, वो गौण से हो गए। महंगाई की मार को लेके कांग्रेस एक प्रॉपर जिसको रूप देना था, भयावह रूप कि हाँ ये है। आज शिषपाल जी बोल रहे हैं कि हाँ साहब वो सुषमा जी वगैरह गैस सिलेंडर लेके और ये लेके, ये तो आपके हरीश रावत जी भी गए थे, लेकिन फिर भी जनता ने पता नहीं क्यों नकार दिया। तो मुझे लगता है कि महंगाई के साथ लोग ये भी देख रहे हैं कि शुचिता और स्वच्छता राजनीति का अंग कहाँ रहेगी, ठीक, वो जरूरी है। ठीक है शिषपाल जी, मेरा कहना है कि विपक्ष जो सब बड़ा मुद्दा था महंगाई, क्या उसको सही तरह से पकड़ नहीं पाया, कैप्चर नहीं किया, जो बहुत अहम मुद्दा है उसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ पाए? देखिए आरिफ जी, विपक्ष लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक सौहार्द को जनता का समर्थन मिल रहा है, ये मुद्दे बन रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के और केंद्रीय मंत्रियों की फौज लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है, जब सरकार पर हमले होने चाहिए थे। और आज जो मेरे सहयोगी पत्रकार भी हैं, ये कह रहे हैं कि साहब विश्व में जो है शिषपाल भाई, फिर मीडिया में अमेरिका नहीं है, क्या मीडिया मैनेजमेंट आपका इतना फेल्यूर है? हाई इनकम भी इस तरह की है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उस प्रकार की है, भारत से तुलना नहीं की जा सकती है। भारत है और यहाँ की सरकार, शिषपाल जी कहाँ GDP दिखाई पड़ रहा है, या कहाँ कोई हमें आंदोलन महंगाई को लेकर दिखाई पड़ रहा है? यार 3.5% कहाँ बात कर रहे हैं, 5वें नंबर पे चल रहा है भारत। विरोधी है, गरीब विरोधी है, सरकार की नीतियां। शिषपाल जी, कांग्रेस के जमाने में हरीश रावत जी ना खाली सिलेंडर ले जाते थे और भर भर के घर लाते थे। इतनी लूट खसूट जब जनता ने देखी तो घर बिठा दिया। और आपके टाइम में 2013 का मैं डाटा दे दूं, 1022 रुपए का सिलेंडर था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना सॉल्यूशन देने आई हूँ, आप सुनिए। ऑयल ब्लेंडिंग हमने रोकी। अभी जो प्राइस हाइक की आप बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो सब बातें उससे रिलेटेड है। प्रति साल, हर साल मोदी गवर्नमेंट यूपीए के जमाने के लिए हुए जो ऑयल बॉन्ड्स थे उनका कर्जा दे रही है, लेकिन ये सुनने नहीं देंगे
देंगे जनता को। इसलिए जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मनमोहन सिंह जी की जून 4, 2008 की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने खुद कहा था कि हमारे देश का दिवालियापन निकल जाएगा और पाकिस्तान की स्थिति हो जाएगी। ये हालात थे। उनके अर्थशास्त्री ने उन्हें समझाया कि ऑयल बॉन्ड्स 10 साल के लिए मत कीजिए। लगातार पड़ रहे कर्जे पर ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा, जो मोदी सरकार हर साल दे रही है, और 2018 में वो मैच्योर होता है 10 साल बाद, और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट आती है, वो देती है। सही तथ्य रखिए, तथ्यहीन मत बनिए यहाँ पर। ठीक है शिव प्रसाद जी, आप क्या कहेंगे? ठीक है शिवपाल जी, आपकी बात आ गई। ठीक है आप बोलिए भाजपा के लिए 95% चंदा लेते सेवाल जी, आपका आरोप है। मैं कहूँ आपको कि ये देखिए, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ना, बिल्कुल तथ्यहीन है। इसका एक बड़ा कारण है। सबको नहीं, अहम बात कहने जा रहे हैं। आपके लिए एक राहत की बात है, एक लॉजिक दे रहा हूँ आपके लिए, आपका काम आएगा। फिर मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, डबल इंजन की दर्शन जी, मैं सरकार आपके पास विकास आता कार्यों हूँ। को जिस ठीक है, डबल इंजन की दोगुनी सरकार रफ्तार ने से देख बढ़ा लिया, रही है ना, इस वजह देख से रहे आप बस हैं तो रखिए। पेट्रोल के रेट क्या है, देख रहे हैं सब जनता भी देख रही है। शिव प्रसाद जी, सबसे बड़ी बात यह है, अरे बिजली रहने दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। डबल इंजन सरकार 3400 दो लोगों करोड़ की सौगात देने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिनों के दौरे में हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब की रोपवे परियोजना का शिवपाल जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाता है कि बात आगे बढ़े। ऑडियो डाउन कर लीजिए सुविधा जी, देखिए शिवपाल जी की ऑडियो डाउन। देखिए, दो चीजें हैं, दो, एक पॉलिटिकल चीज और एक नॉन पॉलिटिकल चीज। नॉन पॉलिटिकल जो हकीकत है वो ये है कि इस बार एक तो मानसून वैसे ही लंबा चला, दूसरा अक्टूबर में बेमौसमी बरसात हो गई, और ये जो सब्जियां हैं, आलू, टमाटर, हरी सब्जियां जो नीचे उगती हैं, प्याज जो जड़ों में नीचे उगता है, ये सारा ओवरफ्लो पानी के कारण जो है ये खराब हो गया। और अक्टूबर में बेमौसमी बरसात हो गई तो आगे भी आने वाले समय में भी ये महंगाई कम होने वाली नहीं है। ये समझने की बात है, नंबर एक बात। लेकिन बाहर से कैसे आप इसको आयात कर सकते हो, ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल मामला है। आप चाहो तो विदेशों से भी मंगा सकते हो प्याज, क्या दिक्कत है? लेकिन मतलब कई सारी चीजें इसके अलावा भी जो महंगी हो रही है यहाँ पे, उसको बाहर से लेकर के आप कर लो ताकि मार्केट में बना रहे। लेकिन ये क्यों नहीं कर रही है, भाजपा क्यों मौज में है, उसके पीछे कारण मौज में नहीं है। अच्छा, देख लो, मैं आपको कारण बता रहा हूं, उसके बाद बोल देना। आज निर्यात कर रहे हैं, भाजपा मौज में नहीं है। अपनी जनता को दुखी देके भाजपा कारण मौज तो में सुन नहीं लो, होती है। कारण तो सुनो। दरअसल कारण वही है पॉलिटिकल कारण क्या है? 2009 और 2014 के आप आंकड़े उठा के देखो, महंगाई जो है बिल्कुल चरम पे थी, ठीक है, 2009 में और 2014 में। लेकिन कांग्रेस ने रिपीट किया, मुद्दा नहीं बन पाया। 2019 में सबसे निचले स्तर पे थी, लेकिन 2022 में इसने नाक में दम कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं बन पाया फिर दोबारा से। भाई जब चरम पे थी 2009 में, 14 में कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट हो गई, तब असर नहीं हुआ। और 2019 में बहुत कम थी और 22 में बिल्कुल अप हो गई, तब भी असर नहीं हुआ। क्या कारण है? क्योंकि तब जब असर हुआ, जब सरकारें बदली, तो सुषमा स्वराज जैसे विपक्ष भाजपा ने उसको व्यापक मुद्दा बनाया। 22 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या हो गया? हमारा देखिए, हमारे जो इन्फ्लेशन हुआ है ड्यू टू कोरोना हुआ है। आप ये समझिए, उस वक्त कोरोना जैसी भयंकर बीमारी नहीं थी, कोई ज्यादा मतलब नहीं है इन चीजों का। ऐसा नहीं था कि देश को इतनी बड़ी चीजों से जूझना पड़े। भाजपा ने, आज आप बताइए, भाजपा आपके सरकार लिए ने क्या फ्री में नहीं दिया? भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, अनाज से लेके इलाज से लेके आज हम खुल के, आज हर गरीब व्यक्ति 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना के वहाँ पे इलाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बता रहा हूँ, भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। पहुंचते थे और सिलेंडर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिलेंडर की लाइनें लगी रहती थी, सिलेंडर गायब हो जाते थे। देखो, आप तभी तो आपको लाए। लेकिन आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि 2022 में महंगाई चरम पे होने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में इसका असर क्यों नहीं पड़ा? वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एक तो कांग्रेस इस महंगाई को ठीक से मुद्दा नहीं बना पाई। कोरोना से हर परिवार जूझा भाई साहब, और भाजपा गवर्नमेंट ने घर घर जाकर भाजपा ने जो नैरेशन था, लोगों को राशन बांटा, हर संभव योगदान था वो दिया। मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, जो पब्लिक के लिए बड़े काम का मामला है। सर बिजली सुन तो लो यार, आपको टाइम मिल जाएगा, आपको सुन लेंगे ना। अभी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, वो चूक जाएगी बात। जल्दी 2022 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाजपा ने पूरा नैरेशन बदल दिया जनता के दिमाग में। जनता बोलने लगी कि जी 1000 रुपए लीटर भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चुनाव दूसरे पक्षों में। और कांग्रेस ये समझ में आ गई है, 22 की बात कर रहा हूं आप तक की, कांग्रेस ये समझ चुकी है
कि चुनाव में के दौरान, वोटिंग के दौरान महंगाई का मुद्दा नहीं बन पाता, ना 2009 में बना, ना 14 में बना, ना 22 में बना। तो इसलिए अभी महंगाई पे केवल लोग खाना पूर्ति करते हैं। एक दिन हरीश रावत जी आते हैं, सिलेंडर की फोटो खींचते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जन आंदोलन नहीं बन पाता। तो जनता जब तक क्लिक नहीं करेगा तब तक ये होने वाला नहीं। दर्शन जी, आप क्या कहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी भी महंगाई के मुद्दे पर सही तरह से पकड़ नहीं पा रही है? आम आदमी की खासकर नफ्स की बात की जाए तो उसको पकड़ने में फेल साबित हुई। आरिश जी, ऐसा है कि मैं कुछ बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा और उसका मैं प्रमाण हूं। और प्रमाण इसलिए कह रहा हूं कि आज बहुत अच्छी बात है कि इस पैनल पर आज मनोज स्टवाल जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे गांव के खेत में भी खुद देखा है। मेरे गांव के खेत में खेती बाड़ी करते हुए और वहां से सब्जी हम लाते हैं, बेचते मंडियों में, हर तरह के अनाज बेचते हैं। 12 तरह के अनाज होते हैं और सब्जियां से लेकर के दाल है, कई तरह की चीजें बेचते हैं। और मुझे उन्होंने मुंबई के पोर्ट में भी देखा, उस बंदरगाह में भी देखा है जहां पर अभी आयात निर्यात की बात हुई, जिसमें मैं 30 साल से जिस प्रोफेशन में हूँ, 30 साल से मैं आयात निर्यात के प्रोफेशन में हूँ। मैं मंडियों की बात करूंगा क्योंकि मंडियों का मुझे इसलिए नॉलेज है कि मैं यहाँ पर जो गांव की सब्जी है, गांव की दालें हैं, आलू है, अदरक है, वो गांव से ला करके मंडियों में बेचता हूँ और मुंबई पोर्ट से अब्रॉड में भेजता हूँ सब्जियां और पेरिशेबल का भी काम करता हूँ, अन्य भी काम करता हूँ। इसलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ। उसके प्रमाण मैंने मनोज स्टवाल जी आपके सामने बैठे हुए, उनसे तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो ये आंकड़े की बात हो रही है, आंकड़े तो सारे झूठे हैं क्योंकि हम लोग अभी जब बाकी के चैनल देखते हैं, नेशनल चैनल आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो वहां पर इस पर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे महंगाई दर हो, हर चीज पर जो है इस पर आंकड़ों पर कोई अब विश्वास करने को तैयार नहीं कि आंकड़े किस तरह से आते हैं। इसमें कोई बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से ये इसमें काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जमाखोरी इतनी ज्यादा हो रही है कि आज बाजार में, आज मंडी में वही आदमी टिका हुआ है जो सबसे बड़ा जमाखोर है, जो बड़ी मोटी कमीशन जो है सत्ता पक्ष को देता है। चाहे आज भाजपा को, चाहे दूसरी सरकार हो, मंडी में वही टिक सकता है, बाजार में वही आदमी बड़ा आदमी टिक सकता है जो सबसे बड़ा कमीशन खोर होगा और मोटी रकम जो सरकार को देता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट, जहां पर हम चाइना का माल सड़कों पर जलाते हैं, मुझे हंसी आती है उस मूर्खता पर लोगों के, और वीडियो उस मोबाइल से बनाते हैं जो चाइना का ओप्पो और दूसरा जो है वीवो है उससे वीडियो बनाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। जब मैं तो कहता हूँ ये अंधभक्ति, थोड़ा सा बाहर जाकर के निकलिए, बाहर और चीजों को देखिए, सब चैनल देखिए पलट करके रिमोट कंट्रोल से, कुछ और भी अखबार पढ़िए जहां से आपको जानकारी मिले। अगर आप भक्ति वाले चैनल देखेंगे तो आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूं क्यों, इसी से हम लोग के अंदर ये अज्ञानता बढ़ रही है। भाजपा सरकार के अंदर मैं बता रहा हूँ, जितना कोर्ट से लेकर, मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट में सबसे ज्यादा आपने देखा गुजरात में क्या हो रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी खेप लाखों करोड़ रुपए की ड्रग्स की वहां उतर गई है। अगर ये मामला मुंबई में होता, मुंबई में छोटा से छोटा कंसाइनमेंट भी जब कभी अटक जाता है तो उसमें जो वहां पर इंपोर्टर होता है उसको सीधा पहले जो है सीआईडी वाले बुलाते हैं, डीआरआई वाले बुलाते हैं, एसआईटी वाले बुलाते हैं, उसको जवाब देना पड़ता है वहां पर, 4-5 महीने तक उसको चक्कर काटने पड़ जाते, चाहे उसकी गलती भी ना हो। कभी गलती से अगर कोई 19-20 हो गया, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी खेप कांडला के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर, ठीक है दर्शन जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, आपकी बात आ गई। जमाखोर की दूसरी बात है सब्जियां, नहीं सब्जियां देखिए, सब्जियों में सिर्फ कालाबाजारी में बदलाव, खेती बात मैंने की है। मैं जानता हूँ कि आज किस भाव से सब्जियां हमारी मंडियों में बिक रही है। विकास नगर देहरादून की बात कर रहा हूँ, मुझे हर दिन की जानकारी होती है और किस भाव से जो है हम खरीद रहे हैं घर पर। मेरी सब्जियां मेरे घर पे 4 गुने दाम पे मैं खरीद रहा हूँ। विकास नगर आज ही सुबह जो है जो सब्जी में 20 रुपए किलो या 15 रुपए किलो बेच कर आ रहा हूँ, वो मैंने 60 रुपए और 80 रुपए में मैं घर पे खरीद रहा हूँ। वही चीज मैं खरीद रहा हूँ अपने घर पर उसी दिन। तो ये जमाखोरी कहाँ हो रही है, इसके पीछे कौन है? जमाखोरी पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? भाजपा सरकार के मौसमी सब्जियां हैं, इनकी भी जमाखोरी होती है। ये तो मंडी भंडार के बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि सब्जी भंडार के मोटे अनाज का होता है जमाखोरी, 15 रुपए में और 20 रुपए काला बाजारी या मौसमी सब्जियों को होता है। टमाटर का हो रहा है, टमाटर का हो रहा है। नहीं, आप पार्टी वाले बताएंगे, दिल्ली में 98% चंदा लेती होगी आप पार्टी। दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में नहीं चला, ना मॉडल चला ना मॉडल चले, सबकी जमानत जब्त हो गई जितने मॉडल आए थे। 1 दर्जन से ज्यादा आप पार्टी के भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारी नेता जेल के अंदर बैठे हैं, सब्जी दाल रोटी खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं। दिल्ली में करिए ये सुधार। ठीक है आपको उत्तराखंड में देखिए सभी को पैनलिस्ट की जो बात आई वो ये है, देखिए ये है कि कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल में कहीं ना कहीं हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है, हम करेंगे। लेकिन केजरीवाल के हथकंडे यहाँ पे ना अपनाइए, ये भी तंत्र केजरीवाल के हथकंडे ना अपनाइए, विशेषज्ञ ना बनिए यहाँ पे। अभी भूवैज्ञानिक और भूकंप, दर्शन जी आपकी कभी सब्जी भंडार के विशेषज्ञ और टमाटर का भंडारण, जमाखोरी टमाटर की। दर्शन जी आपके ठीक है, सुनीता जी ठीक है, मनोज जी बोले। क्यों उत्तराखंड में हम 2 रुपए ज्यादा पे करें, क्यों गुजरात भगत सिंह जी के साथ रिलेट करते हैं। अभी एक किस्सा आपको बताऊं कि कौन से इनके महान नेता भगत सिंह जी के साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। अलग विषय पे कहाँ लेके जा रहे हैं आप महंगाई पे बात कर रहे हैं। भगत सिंह उनसे और इनके नेता जिनको इतनी भी समझ नहीं है, उन इतने बड़े क्रांतिकारी लोगों को अपने साथ रिलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम को डाउन किया जाए ताकि मैं मनोज जी की बात को सुन उसूलों पाऊं। को ऐसे जो बात हो नहीं भ्रष्टाचार पाएगी। मिटाने आए थे, भ्रष्टाचार की कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए 2022 में उत्तराखंड की बात करूंगा। उत्तराखंड के परिवेश में महंगाई को लेकर आम आदमी में इतनी नाराजगी थी कि हमें भी लगने लगा था कि बहुत बुरी तरह से भाजपा, मैं पौड़ी की बात करूंगा, पौड़ी की सीटों पे लॉस कर रही है और यही पूरे प्रदेश में था। चुनाव के प्रथम चरण में जब शुरुआत हुई थी, सारे आंकड़े भाजपा के विरोध में थे और कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी जादू की छड़ी क्या घूम गई कि इतनी भयंकर महंगाई के दौर में भी फिर से भाजपा सबल होकर सामने आ गई। मैं एक बात पे दर्शन डोभाल जी की बात से 100% सहमत हूँ कि जो सब्जी कृषक 15 रुपए की ला रहा है, दर्शन डोभाल जी कह रहे हैं पैसे के दम पे। नहीं, जो ला रहा है कृषक के खेत में जो उग रही है वो यहाँ 35 से 40 रुपए किलो बिक रही है। उस बेचारे का कई बार ये होता है कि भाड़े से बटकर बमुश्किल उसका क्या कहते हैं वो चल पाता है। जी इसीलिए हमने किसान बिल लाए थे, लेकिन हजम नहीं हुए लोगों को। आज रो रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि मोदी जी उनको दोबारा से लाइए। यही लोग बीच की जो एजेंडा है ना, उसी को खत्म करने के लिए हमने ये सब किया था। आप देखिए महंगाई, नहीं इस्टवाल जी इस बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, मुझे मालूम है। महंगाई देखिए, अरे आप चुप करिए, जमाखोरी में कुछ नहीं पता आलू आपको। और दिल्ली में क्या कर रहे हो, आलू और पंजाब में क्या कर रहे हो, जमाखोरी के पंजाब में ठीक है दर्शन जी देखिए बात आने दीजिए। देखिए चंडीगढ़, पंजाब, हम बाद में जाएंगे, उत्तराखंड की पहले बात कर लें। हम उत्तराखंड का आदमी त्रस्त है महंगाई से, मैं चाहूंगा कि उसमें शायद बात हो जाए। मनोज जी बोले जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है ऐसे दर्शन में जी, चर्चा का कुछ मजा नहीं आता। हाँ एक-एक करके बोले। हमेशा ये हुआ है कि भाजपा का तोड़ अभी तक विपक्ष के पास है नहीं। ये मैंने 2022 के चुनाव के समीकरणों में, तर्कस में रखे सारे तीर देख लिए। मैंने गरीब से गरीब के घर पे जाके भी देखा। उन्होंने कहा वोट दें तो दें किसको, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। और उनकी मजबूरी ये हो जाती है कि अगर सारे चेहरे मुखौटे आकर भाजपा के पलड़े में बैठ गए हैं, तब क्या विपक्ष को ये नहीं लगता कि वो अपनी नीतियां, अपने जो उनके विकास के फॉर्मूले को घर घर तक नहीं ले जा पा रहे? महंगाई यूं तब तक कंट्रोल नहीं होगी जब तक विपक्ष के पास एक मजबूती के साथ आंदोलन खड़ा नहीं होता। महंगाई ऐसे ही नहीं कि महंगाई चिल्ला चिल्ला के खत्म हो जाएगी। आम व्यक्ति, आज की मैं बात करूं, देहरादून के पूरे प्रत्येक घर में एक न एक बीमार कोई ना कोई है। कोई खांसी से है, किसी को सर्दी है, किसी को बुखार है। लेकिन क्या कभी हम लोग डॉक्टर को ये बता रहे हैं कि हाँ साहब फिर से हम बीमार हैं, ये हमारे घर में बीमार है, ये डॉक्टर को ये आंकड़े पता है? उस पर ठीक महंगाई की तरह चर्चा हो रही है कि हाँ ये महंगाई है। हम भी बोल रहे हैं कि मेरे घर में फलाना बीमार है, लेकिन आंकड़े नहीं है। तो ये सारी चीज़ें महंगाई को लेकर जब तक जन आंदोलन के लिए विपक्ष तैयार नहीं होगा, तब तक महंगाई शिषपाल जी क्या तोड़ नहीं है? हवा ही रहेगा। तोड़ नहीं है, बीजेपी की राजनीति का तोड़ नहीं है आपके पास?
देखिए आज की डिबेट से एक बात तो सिद्ध हो गई कि सभी पैनलिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि जो है सरकार से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं रही कि वो महंगाई पर नियंत्रण करेगी, वो कानून व्यवस्था को सुधार कांग्रेस आजकल भारत जोड़ो अभियान में डटी है। यूआईपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड प्राइस हाइक, बट हो क्या रहा है? कितना पोस्ट किया जा रहा है, कितना मुद्दा बनाया जा रहा है, कांग्रेस कितना बना रही है बता दी। कानून व्यवस्था के मामले भाई विपक्ष ही इसको मुद्दा बना रहा है और कांग्रेस भाई आपस में आप मुझे महंगाई को तो मुद्दा बना ही नहीं पा रहे। आरिफ जी, कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पर है, लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर के बात की जा रही है, गवर्नर को मिलकर के ज्ञापन किया जा रहा है। आप बताइए इससे ज्यादा लोकतंत्र में और क्या तरीके हैं? हम विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं कि आइए विधानसभा सत्र बुलाइए और इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए। सरकार विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है। करने के बाद 100 रुपए लेके सरकार लेके चलेगा, तानाशाही पर उतरी हुई है। सरकार जनता की आवाज की आवाज सुन कहाँ रही है? आप बताइए, इस सरकार को विपक्ष का और जनता की टिकट कहाँ है? आप बताइए, ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। ये सरकार ठीक है शिवपाल जी, बात आ गई। सुनीता जी, शिव प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या बीजेपी का तोड़ किसी पार्टी के पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी पूर्वक मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ जनता को कि जो मुख्य मुद्दे हैं पब्लिक के, कोरोना के बाद से जो है लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, लोग घरों में बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन लोग महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं। घर में दाने नहीं है खाने को, सच्चाई है, जीवन दुभर हो चुका है जीना, लेकिन लोग भाजपा लड़ा रही है धर्म के नाम पे और लोग लड़ रहे हैं। आप ये लगाओ, मतलब उत्तराखंड में भी, अब सुनो एक मिनट मैडम, नहीं, बेरोजगारी की दर एक बात सुन देखिए। तो लो प्लीज। मैं आपको डाटा दे देती हूँ। सीएमआई की हालिया रिपोर्ट 14.1% बेरोजगारी की दर थी, आज गिर के जो है 2.9% हो गई है। कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों का काम चलता है आटा से, और डाटा जियो में बहुत मिल रहा है। उसके बिना कैसे आप आंकड़े लगाएंगे? डाटा जियो में बहुत मिल रहा है, लोगों को आटे की जरूरत है। नहीं, आटा दिया गया, हर चीज से हम लोग लेस कर रहे हैं। बहस को ना इस कंगाली में देखिए सुन लेते हैं, नहीं फाइनल कमेंट उनका। सुनीता जी फाइनल कमेंट है, इसके बाद में कमेंट कर रही है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि भाजपा को बार बार नमो नमो, क्यों? क्योंकि नमो है, लोग जब तक नमो है। भाषण पे ज्यादा मोदी ध्यान जी ने देंगे और आज भाषण पे मोदी जी ध्यान को नहीं देंगे, बच्चा बच्चा पसंद इसलिए करता है क्योंकि मोदी जी ने हर व्यक्ति की पीड़ा को जाना, डाटा में खोए रहेंगे, हर व्यक्ति की पीड़ा को जाना और उन मुसीबतों से निकाला। शिव प्रसाद जी की पीड़ा को भी तो जानना, डाटा की आड़ में झूठ बोल रहे उनकी हैं, पीड़ा भी दाना नहीं है, किसके घर में दाना नहीं है बताइए? नहीं बताइए किसके घर में आना नहीं है? हम कौन चाहते हैं, हम कौन चाहते हैं? ये गलत बात नहीं। लेकिन आप हिंदू इतने भुखमरी उत्तराखंड में नहीं है सेमवाल भाई, क्यों उत्तराखंड प्रदेश को बदनाम कर रहे हो? जियो वो कुछ है बात नहीं, पूरे देश की जो आंकड़े बताए उन्होंने वो अलग है। उत्तराखंड में कोई ऐसा परिवार नहीं है। हिंदू मुस्लिम गलत, सांप्रदायिक गलत धर्म के नाम पे नहीं, लड़ाने का काम आज आप ही लोग कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है। डाटा रह गया मोबाइल में बस। नहीं नहीं, ये तो आपके मन गढ़ंत ठीक है, चलिए वक्त की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशपाल जी हमसे जुड़ने के लिए, मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिव प्रसाद जी आपका शुक्रिया, दर्शन डोभाल जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो महंगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे आम आदमी कहीं ना कहीं त्रस्त है। इनकी वजहों को तलाशने की जरूरत है ताकि के आम आदमी की जो जेब पर डाका पड़ रहा है वो फिलहाल ना पड़े। कुशनार में इतना ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।